Welcome students in this another video lecture of conventional energy sources। पूर्व में हम इस टॉपिक पर हम तकरीबन 4 मुख्य कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें कि कोल, ऑयल, एग्रीकल्चर रेसिड्यू प्रमुख है, एटसेट्रा प्रमुख है। इस वीडियो लेक्चर में हम वाटर और न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग देखेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी एज अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में है या नहीं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो वाटर है वो हम जानते हैं, पानी हमारे यहाँ बहुत उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। धरती का, हमारी अर्थ का तकरीबन 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है। हमारे जो यदि हम अपने देश की बात करें तो भी हमारे पास कई नदियों का संगम है, जिसमें कि साल भर पानी की उपलब्धता रहती है। और इस पानी के सोर्स के द्वारा जब हम बिजली को जनरेट करते हैं, मोस्टली हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक डैम कहते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहते हैं। इसके द्वारा हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो द एनर्जी फ्रॉम वाटर इज जनरेटेड बाय अलाउिंग द वाटर टू फॉल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इससे हम एनर्जी कैसे उत्पन्न करते हैं कि पानी की धारा को रोककर हम डैम बनाते हैं और उस डैम की धारा को नीचे गिराकर ग्रेविटी फोर्स के द्वारा हम जनरेटर्स को घुमाते हैं, और जिससे कि हम बिजली का उत्पादन करते हैं। एक बार गिरने के बाद उस पानी को हम बहा देते हैं, उसे हम रीस्टोर नहीं करते हैं। लेकिन आजकल टेक्निक इस तरीके से भी डेवलप हो गई है कि हम जो पानी उस जनरेटर के द्वारा जो हम वापस बहा देते हैं नहरों में या उसी नदी में, हम उसका रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सारी जो प्रोसेस है ये कॉस्टली बहुत होती है, इसलिए इसकी इफ़िशियंसी लेवल भी थोड़ा बहुत सही नहीं होता है, और ये प्रिफर इसलिए नहीं किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हम किसी नदी में एक बांध बनाएं, डैम बनाएं और डैम बनाकर पानी को रोकें, तो पानी का लेवल पीछे बढ़ता रहता है, जिससे कि जो आसपास के क्षेत्र हैं वो सबमर्ज हो जाते हैं और वहाँ रहने वाले लोगों को असुविधा होती है। साथ ही साथ जब बरसात में जब बारिश होती है तो उस नदी नालों में जो एक्सेस वाटर आता है, वो एक्सेस वाटर हमें उसको रोकना और उस एक्सेस वाटर से हमको डैम पर ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसके की कारण पानी जो है वो उसको कंट्रोल करना कुछ मामलों में मुश्किल भी हो जाता है। और यदि हम बस्तर क्षेत्र की बात करें तो इंद्रावती नदी पर गीदम के पास बारसूर जगह पर एक बोट घाट नाम की परियोजना पेंडिंग है कई सालों से। होपफुली कि नियर फ्यूचर विद इन 4-5 ईयर्स हम यहाँ एक हाइड्रो पावर प्लांट देख पाएँ, जिसकी अभी कैपेसिटी निर्धारित की गई है 500 मेगावाट। इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सिर्फ और सिर्फ हम जब डैम बनाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो इसकी सिर्फ एकमात्र उपयोगिता रहती है उस पूरे स्ट्रक्चर की कि उससे बिजली उत्पन्न की जाए। अब हम द पोटेंशियल एनर्जी
of the water is converted into mechanical energy through hydraulic turbine, which in turn moves the generator which generate electricity. दो जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है जिसे कि हम स्थिर ऊर्जा कहते हैं, जो पानी के बहाव को हम रोकते हैं और उस पानी के बहाव से हम एक स्थिर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। उस स्थिर ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, नीचे गिराकर एक सही धार जैसे हमें चाहिए, और इन वाटर टर्बाइंस के ऊपर छोड़ते हैं। वाटर टर्बाइंस इससे घूमते हैं और इस वाटर टर्बाइन के घूमने से इसमें जनरेटर फिक्स रहता है, जिससे उस जनरेटर से बिजली का उत्पादन हम करते हैं। तो ये कई जगह पर हमारे देश में यह हाइड्रो पावर प्लांट बनाकर हम उससे ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। मुख्यतः यह एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली यानी कि क्लीन एनर्जी सोर्स है। इसमें जब हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कहा जाता है, क्योंकि न तो इसमें कोई स्मोक धुआं उड़ता है, न कोई फ्यूल जलता है। जो हमने पानी रोका है उसी पानी को हम रोककर हम सभी को हम रोककर और इसमें हम निकालते हैं और एक ऊर्जा का, स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इन रिवर्स द वाटर इज अवेलेबल इन abundance, but the capital cost of hydroelectric plant is very high as compared to other kinds of power plants. जब हम किसी भी पानी को रोकते हैं तो चूंकि हमें उस पानी को रोकने के लिए एक बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करना पड़ता है, सिविल कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। पानी को जो रोकने के बाद उस पर उससे होने वाले विभिन्न जो पानी हम रोके हैं उससे क्या इफेक्ट उस आसपास के इन्वायरमेंट पर पड़ेगा, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो इन सब में बहुत कैपिटल कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जिसके कारण जब हम हाइड्रो पावर प्लांट डालते हैं तो उसको लगाने की जो कॉस्ट होती है वो बेहद ज़्यादा होती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ दीज प्लांट्स इज लो एज नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, इसको जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का फ्यूल खरीदना नहीं पड़ता, कोई रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ता। जो अवेलेबल सोर्स है बस हमें उसको सही ढंग से ऑपरेट करना है, रिक्वायर्ड आरपीएम पर टरबाइन को घुमाना है। उस टरबाइन से जनरेटर जुड़ा होता है और उस जनरेटर को जुड़ा होने के कारण हमें ऑटोमेटिकली बिजली मिलती है। द वाटर एनर्जी इज द ओनली रिन्यूएबल नॉन डिप्लेटिंग सोर्स एट प्रेजेंट विच इज बीइंग यूज्ड एज कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, देखा जाए तो वाटर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, ध्यान देंगे। लेकिन हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। ये एक फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में आता है। लेकिन यदि हम पानी को देखें तो पानी हमारे पास साल भर बरसात के माध्यम से हमें उपलब्धता रहती है। तो हम इस पानी की उपलब्धता को बहुत सहज ढंग से, सही तरीके से यदि यूटिलाइज करें तो हमें इससे बहुत एनर्जी मिल सकती है। तो ये चूंकि रिन्यूएबल है, हर साल आएगा, इसकी सुनिश्चितता है, क्योंकि हवाओं के कारण हमारे पृथ्वी में, ग्लोब में दक्षिण पूर्वी हवाओं के कारण हमें, या उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण हमें साल भर पानी की उपलब्धता रहती है। इसलिए जब हम इस उपलब्धता को देखते हैं तो हम यह देख पाते हैं कि ये जो है इस कमर्शियल एनर्जी सोर्स में आती है, ये कन्वेंशनल एनर्जी में आती है। लेकिन यदि हम पानी को ओवरऑल देखें, क्योंकि ये उसकी उपलब्धता हमें साल भर रहती है, तो इसलिए यह एक
रिन्यूएबल सोर्स में आता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स में नहीं। ये थोड़ा सा इसका पानी के साथ हम देख सकते हैं। लेकिन चूंकि हम इसकी जो एनर्जी जनरेट करते हैं वो कमर्शियल सोर्स में कंसीडर करते हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं वो विभिन्न निगमों के माध्यम से हम उसको बेचते हैं, तो जिसके ही कारण यह कमर्शियल यूज में आती है। और इसलिए हम पानी को कन्वेंशनल एनर्जी में कंसीडर करते हैं, ना कि रिन्यूएबल में। लेकिन यदि पानी को देखा जाए तो ये एकमात्र इन 6 जो हमने देखे, कोल, ऑयल, गैस, एग्रीकल्चर एंड रेसिड्यू, और इसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियर और वाटर। तो जो वाटर है वो है रिन्यूएबल, लेकिन हम इसे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में गिनते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हमने पहले की स्लाइड्स में देखा कि इसके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को यदि आप लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भले ही बहुत कम है, लेकिन उसके कारण इन्वायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं। एक इन्वायरमेंटल इशू हम डिस्कस करना भूल गए, उसे भी हम देखते हैं कि जैसे ही हम डैम बनाते हैं तो उस क्षेत्र में जब हम पानी रोकते हैं तो उसमें भूकंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस क्षेत्र में। वो भूकंप रोधी वो है, हमें डैम सिलेक्ट करते समय हमें भूकंप रोधी क्षेत्र का चुनाव करना पड़ता है। हम ऐसे ही किसी भी जगह पर डैम लगाकर टरबाइन को फिक्स करके जनरेटर लगाकर हम बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते। हमें हमेशा भूकंप रोधी क्षेत्रों का चयन बहुत ध्यान से करना पड़ता है। इन एडिशन इट डज नॉट क्रिएट एनी पोल्यूशन प्रॉब्लम। इसके साथ ही साथ ये किसी भी तरीके का पोल्यूशन पैदा नहीं करता। वाटर ये रिन्यूएबल है, लेकिन हम कन्वेंशनल एनर्जी में गिनते हैं। इन एडिशन इट डज नॉट क्रिएट एनी पोल्यूशन प्रॉब्लम। इतना सब होते हुए भी इसमें से कोई भी पोल्यूशन निकलता नहीं है। उल्टा जब हम डैम बनाते हैं तो वो डुबान क्षेत्र बढ़ता है, डुबान क्षेत्र जरूर बढ़ता है, लेकिन स्टोरेज रहता है। लेकिन अदरवाइज यदि हम डैम ना बनाएं तो क्या होगा, हमारा जो पानी है वो सीधे समुद्र में मिल जाएगा। पानी की उपलब्धता बढ़ती रहती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में इसे गिनने का प्रमुख कारण यह भी है कि यदि हम यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है ये बड़े नदियों या बड़े क्षेत्रों में करने के बजाय यदि हम माइक्रो लेवल पर छोटे डैम बनाकर यदि हम बिजली का उत्पादन करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और उसके हमको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो माइक्रो लेवल पर छोटे डैम बनाकर, जिसे कि हम अपने भाषा में रप्टा भी कहते हैं, उस रप्टे पर यदि हम यदि माइक्रो हाइडल पावर प्लांट बनाएं तो वो रिन्यूएबल एनर्जी का मुख्य और प्रमुख स्रोत हो सकता है और उससे हमें काफ़ी सुविधा भी मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वाटर रिन्यूएबल है, लेकिन हम इसे कन्वेंशन एनर्जी में गिनते हैं। रिन्यूएबल में यदि हम पानी का अध्ययन करेंगे तो हम माइक्रो हाइडल पावर प्लांट्स का यूज करेंगे। तो अगले और अंतिम एनर्जी सोर्स की ओर बढ़ते हैं, न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी भी एनर्जी पॉल्यूशन फ्री रहती है, लेकिन साथ ही साथ कई इसके साथ जो ड्रॉबैक्स है वो भी एसोसिएट रहते हैं। सो न्यूक्लियर पावर इज यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी टू जनरेट हीट, which most commonly is then used in steam turbine to produce electricity in a nuclear power plant. Nuclear power plant is the use of nuclear reactions that releases nuclear energy to generate heat. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। उस न्यूक्लियर रिएक्शन को यूज करने के लिए हमें न्यूक्लियर
जो पदार्थ होता है उसको यूज करना पड़ता है, और उस पदार्थ को यूज करने से जो एनर्जी जनरेट होती है उस हीट के द्वारा हम स्टीम बनाते हैं, और स्टीम से फिर स्टीम टरबाइन चलाते और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, which is most commonly is then used in steam turbine to produce electricity in a nuclear power plant। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हम स्टीम टरबाइन का प्रयोग करते हैं या पानी का प्रयोग करते हैं वो भी हैवी वाटर होता है, ये नॉर्मल वाटर नहीं होता है। किसी भी पावर प्लांट में हम यदि पानी का प्रयोग करें तो उस पानी को हमको, चूंकि आप जानते हैं कि पानी जो है यह रिएक्शन पैदा करता है। सपोज किसी पानी, आप यदि पानी को देखेंगे तो हम यदि किसी पाइप से जा रहा है तो उस पाइप को रस्टेड कर देता है। इस रस्टेड से बचाने के लिए हमें उसे ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, जिसे कि हम वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। तो न्यूक्लियर में भी जो पानी का यूज करते हैं हम, यह साधारण वाटर नहीं रहता है, इसे ट्रीटेड किया जाता है और एज रिक्वायर्ड हम उसे यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और न्यूक्लियर पावर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर डीके एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। न्यूक्लियर पावर कैसे कौन कौन सी उसमें होती है? पहले न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर डीके एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो हम 4 न्यूक्लियर मटेरियल को उसमें रखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और उसमें हम उसमें रिएक्शंस करवाते हैं, और उस रिएक्शन से जो हीट पैदा होती है उस हीट को पानी के द्वारा एब्जॉर्ब करके उसको स्टीम पैदा करते हैं, और उस स्टीम से हम स्टीम जनरेटर्स के माध्यम से, स्टीम टरबाइन के माध्यम से स्टीम जनरेटर्स को घुमाते हैं, जिससे कि हमें बिजली की प्राप्ति होती है। एट प्रेजेंटली मेजॉरिटी इस न्यूक्लियर इसमें एट प्रेजेंटली मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। हमारी जो अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपेसिटी है वो मुख्यतः यूरेनियम और प्लूटोनियम पर निर्भर है, और इन दोनों की निर्भरता के कारण हम बहुत ही कम इसमें, क्योंकि ये दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम हमारे भारत देश में उपलब्ध नहीं है, तो जिसके की कारण हमें ये किसी दूसरे इस देश से आयात करना पड़ता है, और फिर आयाती होने के कारण ये महंगा होता है, और जिसके की कारण हम सही तरीके से एनर्जी हमारे यहाँ बड़े क्षेत्र में इस तरीके के पावर प्लांट लगते नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर भी चूंकि कमर्शियल एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल नहीं, तो ये नॉन रिन्यूएबल क्षेत्र या कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में ही आता है। हमारे देश में यूरेनियम और प्लूटोनियम के बजाय थोरियम बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। चेन्नई के आसपास के कई समुद्री तटों में थोरियम की उपलब्धता हुई है, और हमारे देश के वैज्ञानिक इस थोरियम को बिजली में परिवर्तित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। होपफुली इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि हम थोरियम पर आधारित पावर प्लांट्स का निर्माण कर सके, और उससे हम स्टीम टरबाइन के माध्यम से, जनरेटर के माध्यम से बिजली का उत्पन्न कर सके। तो न्यूक्लियर भी एक कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस है और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में गिना जाता है। आज के वीडियो लेक्चर को सम अप करते समय हमने इसके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के कई मुख्य भागों को देखा, और मुख्य भागों को देखने के बाद हमने इसका डिटेल अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम जो दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेस है जो हमें मुख्यतः इन डेप्थ डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने, उसका अध्ययन हम करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।